आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे एसएससी, पुलिस, एयरफोर्स, टेट, सुपर टेट या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, आईएसपीसीएस के एग्ज़ाम्स हों, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम्स में जहां तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं आईएसपीसीएस के एग्ज़ाम्स में प्रस्तावना से जुड़े हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संविधान संशोधन, प्रस्तावना में निहित दर्शन, आदर्श मूल्य एवं इसके महत्व पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना टॉपिक में हम निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको जानेंगे और फिर इसके बाद इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स, संबंधित तथ्य, इनकी बात करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसके पश्चात इस प्रश्न पर बात करेंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, और उसके बाद इस बिंदु पर विचार करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है, और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधान की प्रस्तावना का दर्शन क्या है, उसके आदर्श क्या हैं, मूल्य क्या हैं, लक्षण क्या हैं। ऐसे प्रश्न जो आईएसपीसीएस में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे और सबसे लास्ट में संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस बात की चर्चा करेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे कि किसने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है, संविधान की कुंजी कहा है, इस पर विचार करेंगे। संविधान की प्रस्तावना एवं उससे जुड़े हुए तथ्य एवं मुद्दों की चर्चा करने से पहले इसे जानना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रस्तावना के हर एक शब्द में महत्वपूर्ण तथ्य एवं आदर्श छिपे हुए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण तथ्य जो विशेष तौर से वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित हुआ। बाद में यही प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से ली गई,
संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो हमारा उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में ही विश्व का पहला लिखित संविधान आया। दूसरा प्रश्न यह भी बनता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी जैसे आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें आया कि हमारा संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका अर्थ ये हुआ संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि प्रायः पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अंतर ये है कि जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ यानी बनकर तैयार हुआ तो इसके कुछ अनुच्छेद विशेष तौर से नागरिकता, निर्वाचन एवं संसद से संबंधित उनको तुरंत लागू कर दिया गया, लेकिन पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी से ही भारत गणराज्य बना और इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका प्रारंभ किस शब्द से हुआ, तो उसका उत्तर होगा हम भारत के लोग। और दूसरा प्रश्न यह भी बन जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो उत्तर होगा हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है, संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका। संसद मीन्स विधायिका। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट रखना है मस्तिष्क में कि हमारे यहाँ ना तो संसदीय सर्वोच्चता है, ना ही कार्यपालिका की सर्वोच्चता है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ सर्वोच्चता है संविधान की। इसलिए भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट सदैव दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारी संसद को, हमारी न्यायपालिका को, हमारी कार्यपालिका को अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो अधिकार प्राप्त होते हैं हमारे संविधान से। और हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से। अब इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। तो यहाँ पर एक केस आपको याद रखना होगा। वह केस है बिरूबारी केस, सर्वोच्च न्यायालय का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद एक केस हुआ जो कि संविधान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सदैव याद रखना चाहिए। वनडे एग्ज़ाम्स में तो सीधे सीधे केस ही पूछ लेते हैं। वह केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को उलट दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जो दूसरा प्रश्न है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संविधान का भाग था ही नहीं, संविधान का भाग नहीं है, तो संशोधन कैसे हो सकता था। लेकिन फिर जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया केशवानंद केस में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अब स्पष्ट है कि इसमें संशोधन संभव है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या प्रस्तावना में वर्तमान में संशोधन संभव है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। और कब से संभव हुआ? ये संभव हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 से। अब इसके बाद जब प्रस्तावना में संशोधन संभव हो गया
तो 1976 ईस्वी में एक संविधान संशोधन हुआ। वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द हैं, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है और अखंडता। ध्यान रखना, और अखंडता। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही रोचक तथ्य है कि कभी कभी वनडे एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। तो वो है 1976 ईस्वी का 42वां संविधान संशोधन। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद केस में ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक नए सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। वह सिद्धांत है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित तो किया जा सकता है, किंतु इसकी मूल भावना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब हम संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन, आदर्श, मूल्य की बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में जो दर्शन है, मूल्य हैं, उनकी चर्चा सीमित रूप में ही इस वीडियो क्लास में संभव है। जैसा आप जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक दर्शन एक गहरे समझ की मांग रखता है और इसके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, किंतु जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको संक्षेप में यहाँ समझने का प्रयास करें। संविधान की प्रस्तावना में जो एक दर्शन है उसका नाम है संप्रभुता का दर्शन। जैसा अभी पहले उल्लेख किया है कि संविधान को जनता ने बनाया है, जनता द्वारा निर्मित है। इसका अर्थ ये है कि अब भारतीय राज्य पर किसी विदेशी शक्ति का अधिकार नहीं रहा। भारत अपने आंतरिक मामलों में और वैदेशिक मामलों में निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा दर्शन है लोकतंत्र का दर्शन। लोकतंत्र सामान्य रूप से हम सब ये समझते हैं शासन का सिद्धांत है, और जैसा शासन के सिद्धांत के संदर्भ में इसका अर्थ ये हुआ कि शासन की शक्ति अब जनता के पास होगी। इस संदर्भ में एक परिभाषा जो बहुत लोकप्रिय है, आप सभी को याद रखना होगा। वो परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जो उन्होंने अमेरिका के गेटिसबर्ग में दिया था कि लोकतंत्र गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। इसका अर्थ ये हुआ कि शासन जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की विस्तृत अवधारणा को स्वीकार किया गया है, और ये अवधारणा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है अपितु सामाजिक और आर्थिक दोनों है। इसके बाद एक अन्य दर्शन है गणतंत्र का दर्शन। इसका अर्थ ये होता है कि जिस राज्य का संवैधानिक प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होगा उसे हम गणतंत्र कहेंगे। भारत में गणतंत्र के दर्शन को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह भी है कि यहाँ संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र का स्वीकरण तो है, लेकिन वह गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। लेकिन भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। अगला दर्शन है समाजवाद का दर्शन। समाजवाद सामान्य अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि समाजवाद का अर्थ है कि समस्त संसाधनों पर, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, उन पर सरकार का नियंत्रण होगा
और समानता के आधार पर उनका वितरण होगा। किंतु यह वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर के मतभेद रहे हैं विद्वानों के मध्य। इसीलिए आप समाजवाद के विभिन्न रूपों के बारे में सुनते होंगे, आदर्शवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद इत्यादि। लेकिन भारत में जिस समाजवाद को स्वीकार करने की बात की गई है वह हिंसा के द्वारा नहीं, जैसे मार्क्स ने किया वैज्ञानिक समाजवाद में, मार्क्सवाद में। हमारे यहाँ समाजवाद को प्रजातंत्र से लाने की बात की गई है। इसलिए भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। अगला दर्शन है पंथ निरपेक्षता का दर्शन। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में यहाँ हमें पंथ ही समझना है, धर्म शब्द उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि धर्म ध्री धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? अपनी कर्तव्यों को धारण करना। तो कोई राज्य क्या अपनी कर्तव्य को धारण नहीं करेगा? क्या कोई राज्य अपने कर्तव्य से निरपेक्ष रह सकता है? पंथ से निरपेक्ष तो रह सकता है, लेकिन कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं रह सकता। इसलिए जो बच्चे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं वो इस बात पर ध्यान रखेंगे पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में। इसका अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति को अपना पंथ चुनने की, अपने विश्वास के आधार पर, विचार के आधार पर अपने पंथ को चुनने की आज़ादी होगी। मूल अधिकारों में आप इसको बहुत विस्तार से देखेंगे, कैसे हर व्यक्ति को पंथ की, धर्म की स्वतंत्रता है। अगला दर्शन है न्याय का दर्शन। न्याय का अर्थ होता है अधिकारों के समान वितरण को नियंत्रित करना। हमारे संविधान में जहाँ स्वतंत्रता और समता जैसे सिद्धांत हैं, वो न्याय के बिना कैसे पूरे हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि जो न्याय की अवधारणा हमारे यहाँ है वो बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। हमारे यहाँ सिर्फ राजनीतिक न्याय की बात नहीं है, सामाजिक न्याय की भी बात है, आर्थिक न्याय की भी बात है। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारे संविधान में स्वतंत्रता के दर्शन को स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। स्वतंत्रता का अभिप्राय नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों से है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना आदि आते हैं, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता इत्यादि। इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में समता के दर्शन को स्वीकार किया गया है। समता से यहाँ अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को अपने संपूर्ण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मानव में किसी भी आधार अर्थात धर्म, जाति, वंश के आधार पर एक दूसरे की शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। समान कार्य तथा समान योग्यता के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को समानता प्रदान की गई है। इसके बाद एक दर्शन है बंधुता का। आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का दर्शन भारतीय संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। जिस देश में भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद एवं अलगाववाद जैसे नकारात्मक विचार विद्यमान हो, वहाँ बंधुत्व की भावना का होना आवश्यक है। संविधान में धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव को दूर करने के लिए अनेक अनुच्छेदों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से हम बहुत संक्षेप में, सारूप में इन दर्शन को यहाँ पर समझेंगे। अब हम संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखना है। ये आपको IAS, PCS के एग्ज़ाम्स में, मेंस में काम आएंगे।
वनडे एग्ज़ाम्स में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में भारतीय जनता की भावनाएं एवं आकांक्षाएं निहित हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में हमें भारत में कौन सी शासन प्रणाली है उसका पता चलता है, शासन के लक्ष्यों का पता चलता है और शासन के सामने जो राजनीतिक एवं नैतिक दायित्व है उनका पता चलता है। संविधान की प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान की निचोड़ है, सार है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में किस प्रकार के मूल्यों को महत्व दिया गया है, कैसे आदर्श है हमारे संविधान में, इसका पता चलता है। संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, शासनकर्ता किस दिशा में आगे बढ़ेगा इसका पता चलता है संविधान की प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने इसे समूचे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं और 365 अनुच्छेद हैं। कभी कभी इनमें अनेक अनुच्छेदों को समझने में, उसके अर्थ को निकालने में न्यायालयों को भी कठिनाई होती है। तो उस दशा में संविधान की प्रस्तावना निदेशक का काम करती है, दिशा देने का काम करती है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।